Hello my dear students. Now today we discuss about the question number is show that the total energy of the stretched spring remains conserved when it is released. यानी कि हमें ये बताना है कि अगर अगर हम कोई स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद रिलीज़ करते हैं, तो ये दिखाना है कि उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो रिमेन्स कंजर्व रहती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इफ़ वी स्ट्रेच अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस एक्स एम, मान लेते हैं कोई एक स्प्रिंग है, सपोज कर लो कुछ ऐसा, ये एक स्प्रिंग मान ली। ठीक है, इसको क्या किया हमने, स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने पे क्या होगा कि ये एक्स डिस्टेंस से, यानी कि इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। ये इस एक्स डिस्टेंस से सपोज कर लो ये इतना मूवमेंट करेगी सेकेंड केस में, यहाँ तक आएगी। ठीक, यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स मैक्सिमम हो गया। और ये जब कंप्रेस होगी, क्या होगा, सॉरी, जब कंप्रेस होगी, सपोज कर लो यहाँ तक आई। ठीक, तो ये क्या हो गई, एक्स एम, ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई। तो दो कंडीशन आई, ये हमारी क्या है, एक्स एट इक्विलिब्रियम, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये ए मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है, एट मिनिमम है। ठीक, तो हमें निकालना है कि इन दोनों सिचुएशन में जो टोटल एनर्जी होगी इस फिनोमिना में जो हम इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो टोटल एनर्जी होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट होगी। तो मान लेते हैं कि इफ वी स्ट्रेच अ स्प्रिंग अ डिस्टेंस एक्स एम, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमने निकाला था हाफ के एक्स स्क्वायर। आप पहली फर्स्ट वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें पता चल जाएगा। When it is released, जब इसको फ्री करते हैं, इट बिगेंस टू मूव अंडर द स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स के कारण क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगी। टिल इट रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगी। पहले यहाँ तक हुआ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगी इस पॉइंट तक, वेयर इट हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगी तो यहाँ का जितनी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी के सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू एनर्जी ऑफ मोशन। तो ये तो हमने समझा दिया ऐसे। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशन आती हैं कि एन एक्सट्रीम कंडीशन पे कितनी एनर्जी होगी और इक्विलिब्रियम पे कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन पे मानते हैं कि हेयर x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स एम एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू ज़ीरो। सो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी जीरो है तो ये कितनी आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहे हैं तो मैक्सिमम आ जाएगा। ये लिख भी देते हैं, आ मैक्सिमम वैल्यू, आ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं कि एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, यानी कि किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे बात की जा रही है, उसके लिए क्या आएगा। सो उसके लिए हम कहते हैं फॉर एक्स, जो हमारा एक्स लाई कर रहा है बिटवीन माइनस एक्स एम टू प्लस एक्स एम, यानी कि माइनस जितना कंप्रेस हो पाया और जितना मैक्सिमम जा पाया। ठीक है, सो द एनर्जी क्या होगा, इस पार्टली क्या होगा, काइनेटिक होगी, एंड पार्टली, थोड़ा सा पार्शली क्या होगा, पोटेंशियल होगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, नहीं, हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर
हाफ एम वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर को बाहर कर लें, इसको उधर भेज दें, 1/2 के एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो 1/2 के कॉमन आउट करेंगे, एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके आगे? कैपिटल के मान लें। ठीक, ओके, या कैपिटल के ना मान के इसको ऐसे कर दें 1 मिनट के लिए थोड़ा, कि हमें वेलोसिटी अगर निकालनी है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, k/m एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो आ जाएगा रूट। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी, ये आ गई वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग की। अब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा उस टाइम। तो u इज इक्वल टू हाफ के 0 का स्क्वायर, क्योंकि के एक्स स्क्वायर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m वी एम स्क्वायर। आपको पता है कि जिस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है, उस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, क्यों मैक्सिमम वेलोसिटी एनर्जी यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम स्पीड अगर निकालनी है तो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी एम इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो? कंपेयर कर लो। तो वी एम इज इक्वल टू हाफ हाफ कैंसिल हो गया, वी एम इज इक्वल टू के अपॉन एम इंटू एक्सएम। नहीं, एक्सएम के रूट नहीं आएगा, रूट यहीं तक रहेगा। ठीक है, एक्सएम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई? वी मैक्स इज इक्वल टू ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं कि स्प्रिंग का ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ, तो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो इसके लिए ग्राफ के लिए क्या करना होगा कि एक हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये मान लें। ठीक है, ओके। और इसी के ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है, जिस पे हम मान लेते हैं कि यहाँ 2 पोजीशन ले लेते हैं, कि कोई मैक्सिमम ले ले, एक मिनिमम ले ले। तो स्प्रिंग के अगर ये 2 पोजीशन ले लें कि ये क्या है? एक्स मिनिमम है माइनस, और ये क्या है? एक्स प्लस यानी कि मैक्सिमम है। तो जो वेरिएशन होता है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक, और इसके पैरेलल में एक जाएगी लाइन। ठीक है, जो कि हमारा क्या शो करेगा? टोटल एनर्जी शो करेगी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस काइनेटिक एनर्जी की 2 पोजीशन हो जाएंगी, माइनस एक्स एम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी?
ये हो जाएगी, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी दिखाएगी। इन दोनों की जो मीन पोजीशन होगी वो हमारी क्या दिखाएगी, एनर्जी। आपको पता है कि इसका जो मीन यानी कि एक्स का एफ है, यानी कि ये वाई एक्सिस पे हमारी एनर्जी दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है, देखो जब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो उस कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, ओके, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, अब आपकी बुक में कुछ दी हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जैसे पहला क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी एनर्जी ऐसे कह दिया जाए हीट एंड थर्मल एनर्जी। हीट एंड थर्मल एनर्जी में क्या होगा कि a body possessed due to the random motion of its molecules, heat energy is also related to internal energy of the body। यानी कि अगर किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उससे हीट एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो हीट एनर्जी हो जाएगी। थर्ड, केमिकल एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड बाय ड्यू टू केमिकल, द एनर्जी प्रोवाइड या जनरेटेड बाय हीट, तो हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो ये हो गई टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रिस्पेक्ट में एक मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप दिया था गया था, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। क्या है, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के क्या होता है, इन 1905 में हम बात करते हैं, इन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये डिस्कवर किया था कि जो बताया था कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये भी साथ साथ बताया था कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, वाइस वर्सा बताया था। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में ये बताया था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आगे क्या है, वाइस वर्सा लगा दो, जस्ट इसका अपोजिट, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, तो इसी के टर्म में रिलेशनशिप आई थी, E इज इक्वल टू mc²। इसी पे होल फिजिक्स डिपेंडेंट है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्वेश्चन आता है, आपको ये भी पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, बस यही बताया गया है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroy it may be transferred from one body to another body। ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ, या हम ये कह सकते हैं दूसरा, ये भी कहा जाता है, ये दूसरा हो गया। दूसरा ये कह दिया गया इसी के टर्म में कि द टोटल
ऑफ एन आइसोलेटेड रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहती है, आइसोलेटेड, किसी भी टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपका है टॉपिक, आपका आता है, स्टार्ट होता है पावर। पावर में क्या है आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू, पता आपको पता है क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, है ना। डायमेंशन निकालते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या आती, ml² t की पावर -3, ये डायमेंशन हो गई। SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि द इंस्टेंटेनियस एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर, क्या कहते हैं, एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ the average power of the average power as the time interval approach 0, as the time interval approach 0। यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डी ओमेगा बाई डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो लिमिट यानी कि अगर टाइम हमारा बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारा जो वर्क डन हो, इतना समझ लो कि टाइम की वैल्यू अगर 0 तक स्टैंड कर रही हो, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारी पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है। पावर को एज ए डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखा जाता है, अगर वो भी हम बात करें, पावर एज डॉट प्रोडक्ट की बात करें, पावर एज डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी एस। F इंटू, मान लेते हैं स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं, सॉरी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू F इंटू डी एस। ठीक है, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या होती है, F को ऐसे ही रखते हैं अलग थोड़ी देर के लिए, और नहीं सॉरी ये क्या कहा जाए, अगर T से डिवाइड कर दे बोथ साइड, डिवाइड बाई T, बोथ साइड, टाइम T की बात कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी F डी एस बाई डी टी, तो ये हो जाएगा पावर डी पी। ठीक है, और F इंटू डी एस बाई डी टी क्या होता है, डी वी। तो इंटीग्रेट कर दें, या इंटीग्रेट, ये स्मॉल पावर हो गई, और टोटल पावर अगर निकालें तो F इंटू वी। ठीक है, होल पावर अगर निकालते हैं तो F इंटू क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इंटू वी। आपने ये भी बहुत ही जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि 1 किलोवाट आवर्स में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस नहीं प्लस से होता है, प्लस जूल, 6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। ठीक, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होगा कोलिजन। ठीक है।